हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एफआईआर डिजिटल फिल्टर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। हमने देखा कि एफआईआर सिस्टम जो आपके होंगे, जनरल एफआईआर सिस्टम जो आपका होगा, उसका डिफरेंस इक्वेशन किस टाइप का होगा। उसका डिफरेंस इक्वेशन जो होगा आपके सामने दिख रहा है येलो बॉक्स में। yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to n bk x n minus k, where bk are the coefficients। इसी bk को हम फिल्टर कोएफिशिएंट्स कह सकते हैं, ठीक ना। दैट इज hn। सो hn इज इक्वल टू bn फॉर n इज इक्वल टू 0 to n and 0 otherwise। हमने डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन देखा। डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन में हमने ये देखा कि जितने मल्टीप्लायर हैं आपके एज इट इज़ वही मल्टीप्लायर आपके जितने आपके फंक्शन में ट्रांसफर फंक्शन में होते हैं वही मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट्स आपके स्ट्रक्चर में भी होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन और उसका ट्रांसपोज दोनों ही हमने देखा कि कैसा हमारा डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन होगा और कैसा उसका ट्रांसपोज होगा। तो हम एक बार फिर से डायरेक्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन आपके सामने एक है स्ट्रक्चर। आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन है, उस डिफरेंस इक्वेशन को जब आप z ट्रांसफॉर्म लेते हैं और z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जब आप उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, yz ओवर xz करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स दिखाई देंगे, b0, b1, b2, b3 और h0, h1, h2, h3 whatever else multiplied by z पावर 0, z पावर -1, z पावर -2, z पावर -3, जो कोएफिशिएंट जो आपका डिले टर्म वहाँ होगा, उस डिले टर्म के साथ आपको वो z पावर माइनस चढ़ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसका जब आप स्ट्रक्चर बनाने चलेंगे तो बेसिकली है क्या वो, जैसे ये आपका अगर एक डिफरेंस इक्वेशन है yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to n bk x n minus k, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे hz आप बनाएंगे या कहें डिफरेंस इक्वेशन जब आप एक्सपैंड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये नीचे वाला जो फॉर्म है इस टाइप का दिखाई देगा। yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 पर h ऑफ 0 x n, फिर h ऑफ 1 x n minus 1, h ऑफ 2 x n minus 2। तो ये जो n minus 1 n minus 2 हैं, जब आप z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या बन जाता है? z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? yz इज इक्वल टू h ऑफ 0 xz प्लस h ऑफ 1 z इनवर्स xz प्लस h of 2 z power minus 2 xz and so on up to nth term। आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन में क्या आ रहा है? पहला है h मीन्स h के टर्म्स। तो आप ये देख रहे हैं कि उसमें एक टर्म है h ऑफ n, h ऑफ k मीन्स h ऑफ 0, h ऑफ 1, h ऑफ 2। दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में है xz। हर एक में आप देखेंगे क्या आएगा? xz मल्टीप्लाइड है हर टर्म से xz, और xz किससे किससे मल्टीप्लाई है? h ऑफ k से और z पावर माइनस k से। h ऑफ k एंड z पावर माइनस k, इन दोनों से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? xz। हर एक टर्म में क्या मल्टीप्लाई है? xz। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ xn है, ठीक है, xn है, xn मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? यहाँ पे आपका z
z इनवर्स का एक ब्लॉक है, ठीक ना। जब आपका एक्स एन इससे पार होगा, z इनवर्स से पार होगा, तो क्या बनेगा, एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर क्या है, एक्स एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, एच ऑफ जीरो। यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, एच ऑफ वन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एन माइनस टू, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, एच ऑफ टू। और ये सारे एक दूसरे के साथ ऐड हुए हैं। ये आप देखेंगे डिफरेंस इक्वेशन यही कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ब्लॉक डायग्राम रेडी होता है डायरेक्ट फॉर्म का। डायरेक्ट फॉर्म को आप ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। करना क्या है, इसको जस्ट रिवर्स कर देना होता है, ठीक ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोज कर दो स्ट्रक्चर को, तो ये आपका इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन, कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन जैसा हम आईआईआर के लिए कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही एफआईआर के केस में करते हैं। डिफरेंस इतना है कि यहाँ जो आपके एक एक ब्लॉक बनेंगे, उसमें कहीं भी फीडबैक का टर्म नहीं होगा, ठीक है। उसमें कहीं भी फीडबैक का टर्म नहीं होगा। वो हमेशा ही फॉरवर्ड पाथ वाला लिंक लाइन आपके पास होगा, फीडबैक पाथ कहीं नहीं होगा। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर एफआईआर सिस्टम है, काफी बड़े ऑर्डर का एफआईआर सिस्टम है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ऑर्डर वन ऑर्डर टू वाले पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसा वहां हमने कहा था, सेम वही केस के हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारा एक एक सेक्शन बने कैस्केडिंग के लिए, वो या तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो, उससे बड़ा सिस्टम ना हो। बेसिकली करना क्या है, हमें ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद, रियलाइजेशन करने के बाद, हमें उसकी कोडिंग करनी होती है। तो कोडिंग अगर एक शेप के सारे हों तो उनकी कोडिंग ज्यादा आसान होगी, बजाय इसके कि अलग अलग शेप्स के हों, ठीक है। तो या तो हम फर्स्ट ऑर्डर करें या सेकंड ऑर्डर करें। थर्ड ऑर्डर के केस में फिर हमें उसके लिए एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेसी थोड़ी सी बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का सिस्टम रखें, छोटा सिस्टम रहेगा, छोटे सिस्टम की कोडिंग इजीली हो जाएगी, और उस कोडिंग को हम मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। आप देखिए, जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो एच जेड इज इक्वल टू एच नॉट पाई के इज इक्वल टू वन टू के वन प्लस बीटा वन के जेड इनवर्स प्लस बीटा टू के जेड इनवर्स। ये एक ऐसा सिस्टम लिया गया है, जनरल सिस्टम, जिसके हर एक सेक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होंगे। ये एक ऐसा सिस्टम लिया गया है जिसका हर एक सेक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा, ठीक है जी। हर एक सेक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा। और पाई का मतलब क्या होता है, यहां हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये सिग्मा, ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एडिशन, ठीक ना। और जब हम पाई लगा देते हैं तो पाई रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ऐसे ऐसे जितने भी ब्लॉक्स होंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम के की वैल्यू पुट करके बताएं तो क्या आएगा, वन प्लस बीटा वन वन जेड इनवर्स प्लस बीटा टू वन जेड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस बीटा वन टू जेड इनवर्स प्लस बीटा टू टू जेड इनवर्स जेड पर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस बीटा वन थ्री जेड इनवर्स प्लस बीटा टू थ्री जेड पर माइनस टू, ठीक ना। इस टाइप से जितने सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई होते जाएंगे
अप टू k, ठीक है now, and where k is n by 2 if n is even and k is n plus 1 by 2, कैपिटल K जो यहाँ ऊपर है इसकी वैल्यू बताई जा रही है। मीन्स ये k कहाँ तक जाएगा, चूंकि हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया है इसलिए यहाँ पर n हाफ हो रहा है या n प्लस 1 बाई 2 हो रहा है। तो k की वैल्यू एक टाइम पर n बाई 2 हो रही है और एक टाइम पर n प्लस 1 बाई 2 हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अगर यही आपका थर्ड ऑर्डर सिस्टम होता या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेकर आप चलते तो n की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू कैपिटल K की वैल्यू डिफर करती, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेकर चलते तो जितना आपका n है वही आपका कैपिटल K होता। चूंकि आपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिया है इस वजह से आपका जो k है वो हाफ हो रहा है, n का हाफ हो रहा है, ठीक है। अब रियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो ये एक एक सेक्शन आपका जो है देखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, हर एक में दो दो z इनवर्स लगा हुआ है। अगर इसी को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाना हो तो क्या करोगे, ये बीटा 2k 0 हो जाएगा, ठीक ना, ये बीटा 2k क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लीनियर फेज रियलाइजेशन। ये तीसरा टाइप का रियलाइजेशन है FIR फिल्टर के लिए जो आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। बेसिकली लीनियर फेज रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है लीनियर फेज रियलाइजेशन, और लीनियर फेज रिस्पॉन्स क्या कहता है कि आपका जो फिल्टर है वो लीनियर फेज रिस्पॉन्स में कब होगा, जब h ऑफ n इज इक्वल टू प्लस माइनस h ऑफ n कैपिटल N माइनस 1 माइनस n, ये होगा। जब ये कंडीशन मीट करेगी तभी आपका जो फिल्टर है वो लीनियर फेज रिस्पॉन्स देगा। और इस कंडीशन का मतलब ये है कि मान लो अगर आपका जो फिल्टर है उसकी लेंथ 7 है, उसकी लेंथ 7 है या ये कहें ऑर्डर 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 7। अगर लेंथ 7 लेते हैं तो h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 7, ठीक ना। फिर h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ 6, सॉरी h ऑफ 6, लेंथ 7 लेने का मतलब है ऑर्डर 6, ठीक है। ऑर्डर 6 लेते हैं तो क्या होगा, इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 6, h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ 5, h ऑफ 2 इज इक्वल टू h ऑफ 4। मीन्स इस टाइप का आपका फिल्टर बनेगा। अगर हम इसको ऐसे देखें एक ग्राफ शेप में, तो ग्राफ जो आपका है वो इस टाइप का बनेगा, जैसा गॉसियन कर्व बनता है उस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर वैल्यू कम ही रहेगी, यहाँ पर वैल्यू कम ही रहेगी और यहीं पर ज्यादा होगा। ये बताने का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, चाहे वो स्ट्रक्चर इस टाइप का हो चाहे वो स्ट्रक्चर इस टाइप का हो, ठीक ना। दोनों केस में जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू आपकी यहाँ होगी, ठीक है जी।
तब जाके आपका सिस्टम क्या बनेगा, लीनियर फेज रिस्पॉन्स देगा आपका सिस्टम। और उस टाइप के सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, लीनियर फेज सिस्टम। और इसी टाइप के सिस्टम का रियलाइजेशन जब हम करते हैं तो किसमें करते हैं, लीनियर फेज रियलाइजेशन, लीनियर फेज स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम जितने भी सिस्टम लीनियर फेज रियलाइजेशन के लिए लेंगे, उन सब में आप ये देखेंगे कि उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे, जो कोएफिशिएंट पहला होगा वही कोएफिशिएंट आखिरी होगा। मींस h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ n, h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ n माइनस 1। यही आपकी कंडीशन होगी। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पहला है h ऑफ 0, तो लास्ट भी क्या है, h ऑफ 0। यहाँ सेकेंड है h ऑफ 1, तो यहाँ भी क्या है, h ऑफ 1। ऐसे ही आपका सिस्टम वेरी करता है फॉर nth ऑर्डर सिस्टम, फॉर n लेंथ सिस्टम। ठीक है ना। The generalized linear phase FIR systems are of four types based on filter order and the even odd property of a system as shown below। तो जो आपके FIR फिल्टर का स्ट्रक्चर है, FIR सिस्टम कह सकते हैं, FIR सिस्टम जो है वो चार टाइप के डिफाइन किए गए हैं। इवन ऑड सिस्टम पे लेकर और आपके सिमेट्री के बेस पर, ऑर्डर के बेस पर चार टाइप के सिस्टम डिफाइन किए गए। पहला जो टाइप है वो होगा जब m इवन होगा। ठीक, m इवन होगा और सिस्टम भी इवन होगा। सिस्टम इवन होने का मतलब h ऑफ माइनस n इज इक्वल टू h ऑफ n। ठीक ना, h ऑफ माइनस n इज इक्वल टू h ऑफ n मीन सिस्टम क्या है, इवन। और h ऑफ माइनस n इज इक्वल टू माइनस ऑफ h ऑफ n, ये क्या बनेगा, ऑड सिस्टम। ठीक है, तो जब m या n आपका इवन हो और सिस्टम भी इवन हो, तो आपका जो फिल्टर होगा वो किस टाइप का होगा, टाइप 1। और सिस्टम इवन हो, ऑर्डर ऑड हो, तो टाइप 2। जनरली हम इन्हीं दोनों पर चलते हैं, ऑड सिस्टम को लेकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक ना, क्योंकि ऑड सिस्टम को अगर हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए हम टाइप 3 और टाइप 4 वाले सिस्टम को लेकर आगे नहीं बढ़ते। हम ये मान के चलते हैं कि जैसा हमारा टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम का रियलाइजेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे टाइप 3 टाइप 4 को, तो उसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, सो टाइप 1 FIR फिल्टर जो आपका है, जिसमें HZ हमारे पास, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, इस टाइप का हो HZ। अच्छा, इस टाइप के HZ का क्या फायदा होता है, जिसमें आपका पहला और आखिरी एलिमेंट सेम हो, बाकी सेकंड और सेकंड लास्ट एलिमेंट सेम हो, कोएफिशिएंट सेम हो, और बाकी और भी इसी टाइप के कोएफिशिएंट सेम हो। तो इसका क्या फायदा होता है, यहां से आप देखेंगे अगर हमने h ऑफ 0 को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस z पावर माइनस n। h ऑफ 1 को कॉमन कर लिया तो z पावर माइनस 1 प्लस z पावर माइनस n माइनस 1। ऐसे ही जो सेम कोएफिशिएंट्स है उसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब हमारा
टाइप 1 फिल्टर होगा, टाइप 1 एफआईआर सिस्टम होगा जिसमें n ऑड होता, सॉरी n इवन होता है, तो उस hz को हम अगर कॉमन करके लिखें तो कैसा लिख पाएंगे? वो आप ऐसे लिख पाएंगे, जहां पर पहला आपका h ऑफ 0 होगा तो ये क्या कहलाएगा? 1 प्लस z पावर माइनस n। दूसरा जब h ऑफ 1 होगा तो क्या आएगा? z पावर माइनस 1 प्लस z पावर माइनस n प्लस 1 प्लस थर्ड टर्म h2 मल्टीप्लाइड बाई z पावर माइनस 2 प्लस z पावर माइनस n माइनस 2। या माइनस n प्लस 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, नहीं तो वह है क्या? माइनस ऑफ n माइनस 2। ठीक है, एंड सो ऑन। कब तक? लास्ट टर्म भी आएगा, तो वो लास्ट टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म। वो लास्ट टर्म क्या होगा? व्हेन n इज इवन, वो होगा मिडिल टर्म। जैसे मान लो अगर n आपका 6 होता है, n 6 होता है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? टर्म कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 1 7, ठीक ना? ऑर्डर अगर 6 है तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? 7। मीन्स पहला होगा 1 मीन z पावर 0, दूसरा होगा z पावर माइनस 1, तीसरा z पावर माइनस 2, फिर z पावर माइनस 3, z पावर माइनस 4, फिर z पावर माइनस 5, फिर z पावर माइनस 6। टोटल टर्म्स कितने हो गए? 7। ठीक है, अब अगर हम ये इसका पहले वाले का कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को कॉमन करें, फिर इसको और इसको कॉमन करें, फिर इसके और इसके कोएफिशिएंट को कॉमन करें, तो बचता क्या है? ये कौन सा टर्म है? 3 है, यहाँ पर टोटल 6 है और यहाँ 3 है, मीन्स ये कितना हो गया? 6/2। ठीक ना, मिडिल टर्म। ठीक, तो हमें बेसिकली करना क्या है? हमें करना ये है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ पर जो n-1/2 लिखा गया है फॉर टाइप 1 फिल्टर, इसको n-1/2 ना करके इसको n/2 ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें, ये क्या होगा? n/2, और यहां भी क्या होगा? n/2। ठीक है, क्लियर है? तो h ऑफ n/2 z पावर माइनस n/2। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन आपके पास है, ठीक ना? इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहां पर आप h n/2, यहां भी पावर माइनस n/2। अच्छा, ये n-1 कब सही होगा? इक्वेशन लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा होगा, तो वो सही कब होगा? वो सही तब होगा जब हम इस n को लेंथ माने। n को क्या माने? लेंथ। मीन्स ये क्या है? 7 लेंथ का अगर ये हमारा सिस्टम है, तो 7 लेंथ का सिस्टम है, तो हमें यहाँ कौन सा वो चाहिए? कोएफिशिएंट 7 माइनस 1/2, अब आएगा 3। तो h ऑफ 0, h ऑफ 1, h ऑफ 2 एंड h ऑफ 3। ऐसे ही z की पावर माइनस n-1/2। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप
n को ऑर्डर मानो या आप n को लेंथ मानो। अगर आप n को ऑर्डर मानते हो तो लेंथ कितना होगा, n+1। ठीक है, लेंथ कितना होगा, n+1। और अगर आप n को लेंथ मानते हो तो ऑर्डर कितना होगा, n-1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये मैटर, हो सकता है कई बार आपको समझने में दिक्कत करे, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि लेंथ अलग है, ऑर्डर अलग है। अगर ऑर्डर ऑफ द फिल्टर n है तो लेंथ ऑफ द फिल्टर कितना होगा, n+1। और अगर लेंथ ऑफ द फिल्टर n है तो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर क्या होगा, n-1। यह है FIR फिल्टर के केस में। अब देखो इस सिस्टम को रियलाइज करना है तो कैसे करेंगे। टाइप 1 सिस्टम को अब अगर हमें रियलाइज करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये एक रियलाइजेशन स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमने क्या किया, यहां से एक्शन स्टार्ट किया, ठीक ना, एक्शन स्टार्ट किया, यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्शन। जैसे ही z इनवर्स से पास हुआ यहां क्या मिलेगा, n-1, यहाँ पे n-2, ऐसे ही वैरी करता जाएगा, ठीक ना, वैरी करता जाएगा। यहां से फिर हमने इसको इधर रोटेट कर दिया और जितने टोटल आपके टर्म्स है वो यहां आ गए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको हम इनफाइनाइट n टर्म्स तक ना ले जाएं, नंबर्स दे दें, तो क्या होगा, यहाँ क्या है, x ऑफ n, यहाँ n-1, यहाँ n-2, यहाँ n-3, ठीक ना, n-3। फिर इधर आओ नीचे, इसके बाद n-4, ठीक ना, फिर इधर आओ n-5, n-6, तो टोटल डिले एलिमेंट्स 6, टोटल डिले एलिमेंट्स 6, मैक्सिमम पावर ऑफ z और -6। ठीक, क्लियर है। तो मतलब ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा जो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया था लेंथ 7 का, ऐसा ही कुछ ये दिखाई दे रहा है। तब देखो कैसे आपका स्ट्रक्चर बना है। हमने क्या किया, इसके और इसके कोएफिशिएंट को कॉमन कर दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मींस 1 + z⁻⁻6। तो 1 + z⁻⁻6 यहाँ मिल रहा था और 1 यहाँ मिल रहा था, ठीक ना। भाई xn कॉमन कर लो, xz कॉमन कर लो, तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, z⁻⁻6। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके उसके साथ जो आपका h(0) वाला कोएफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला टर्म z⁻⁻1 और z⁻⁻5, तो z⁻⁻1 यही मिलेगा, एक ही z⁻⁻1 से पास हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 से पास होकर यहाँ मिल रहा है, तो z⁻⁻5 यहाँ मिलेगा। इन दोनों को ऐड किया और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया, यहाँ था h(1), h(1) मल्टीप्लाई कर दिया। फिर z⁻⁻2 और z⁻⁻4, यहाँ से 2 डिले के बाद यहाँ क्या मिलेगा, z⁻⁻2 और 3 4, ठीक ना, यहाँ क्या मिलेगा, z⁻⁻4। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके मल्टीप्लाई क्या कर दिया, h(2). फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, इस z इनवर्स के बाद, इस z इनवर्स के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे z⁻⁻3, ठीक ना, यहाँ क्या मिलेगा, z⁻⁻3। ठीक है जी। तो इसमें एक ये टर्म एक्स्ट्रा है, चूंकि ये nth टर्म के लिए लिया गया है। अगर ये हम सिर्फ 6 टर्म्स के लिए लेते, 7 टर्म्स के लिए लेते, तो ये एडिशन वाला बॉक्स यहाँ नहीं होता,
ये लाइन ऐसे आती और इधर चली जाती, ऐसे स्ट्रेट ऐसे आती और ऐसे स्ट्रेट चली जाती। ये इतना टर्म बीच का नहीं होता, ठीक ना। यहां पर क्या मिलेगा, z इनवर्स से पास हुआ z पावर -3, तो उसके साथ हमने यहाँ -3 वाला मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। और ये जितने भी टर्म्स हुए मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर दिया। अब कहोगे इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट एक दिख रहा है। अगर हम ऐसा ना करते तो हम h ऑफ 0 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, h ऑफ 1 का यहाँ भी करते, और h ऑफ 0 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, h ऑफ 1 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते। मीन्स जो अभी हमने मान लो x टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तब 2x टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता। और जितने भी ये एलिमेंट्स आप लगाते हैं, चाहे एडर लगाएं, मल्टीप्लायर लगाएं, डिले लगाएं, कोई भी एलिमेंट आप लगाते हैं तो वो आपका मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक। तो जितने ज्यादा मेमोरी एलिमेंट लगेंगे, जितने ज्यादा मल्टीप्लायर लगेंगे, उतना ज्यादा मेमोरी स्पेस वो लेगा, ठीक है। इसलिए इस स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या मिला, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है जी, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये स्ट्रक्चर मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर के साथ बनाया गया है। कई बार एग्जाम में आपके ऐसा भी लिख के आ जाता है कि रियलाइज द एफआईआर गिवन एफआईआर सिस्टम विद मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रियलाइज द एफआईआर गिवन एफआईआर सिस्टम विद लीनियर फेज रियलाइजेशन, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट लीनियर फेज रियलाइजेशन बोल के पूछे तो आपको यही बनाना है, और अगर ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर के साथ बनाना है, तब भी आपको यही बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो हमने आईआईआर सिस्टम में कैनोनिक नॉन कैनोनिक पढ़ा था, तो कैनोनिक नॉन कैनोनिक में हमने देखा था कि जब नंबर ऑफ डिलेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाए ट्रांसफर फंक्शन का, तो सिस्टम कैनोनिक होता है, अदरवाइज नॉन कैनोनिक होता है। तो आप देखेंगे एफआईआर सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर आपने बनाए, चाहे डायरेक्ट चाहे कैस्केड, लीनियर फेज को छोड़ दो, चाहे डायरेक्ट चाहे कैस्केड, सब में ही उतने ही डिले एलिमेंट थे जितना कि फिल्टर का ऑर्डर है। और छोड़े क्यों, लीनियर फेज में भी वही चीज है, लेकिन चूंकि इसको हम मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लायर के साथ काउंट करते हैं, इसलिए मैंने कहा था इसको छोड़ दो। लेकिन यहां भी वही चीज है कि जितने नंबर ऑफ डिलेज हैं, उतना ही आपके ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर है। इसलिए एफआईआर सिस्टम में आप जितने भी रियलाइजेशन करते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, कैनोनिक स्ट्रक्चर, राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू।